स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने चार्ज के प्रॉपर्टीज़ और चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा ना, कि कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है, जिसमें कंडक्शन था, इंडक्शन था और बाय यूजिंग फ्रिक्शन। तो तीनों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुलाम ने एक लॉ दिया था, तो उस लॉ को हम इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। गुलाम ने क्या लॉ दिया, और एक ही ऐसा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जो हर जगह पाया जाता है, पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। जो फंडामेंटल चार फोर्सेज होते हैं इस नेचर में, चार फंडामेंटल फोर्सेज है, उनमें से एक ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स भी आता है उसमें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आते हैं, है ना, एक न्यूक्लियर फोर्स आता है। हालांकि ऐसे है तो तीन ही, लेकिन एक चौथा वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है नेचर का, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस, दो कोई चार्ज बॉडीज अगर हो तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है, तो वो कितना लगेगा उसके बारे में है ये पूरा का पूरा कुलाम्स लॉ। तो उसे आज अपन सीखेंगे। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है? कुलाम नामक एक साइंटिस्ट था, उसने चार्जेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया बताई, रिसर्च किया उसने। तो कुलाम्स लॉ क्या है, समझते हैं। कुलाम्स लॉ, कोई दो चार्ज बॉडीज है, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में कुलाम ने अपना लॉ दिया। मान लो Q1 और Q2, दो कोई चार्ज बॉडीज है, Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है कोई R डिस्टेंस है इनके बीच की। तो गुलाम ने क्या पाया कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या होता है? ये प्रपोर्शनल होता है फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्जेस के मल्टीप्लाई के। Q1 और Q2 के तो क्या होता है? प्रपोर्शनल। Q1 Q2 जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ये फोर्स होगा। अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आर है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या? जो दोनों चार्जेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया? Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आया। ये होता है कुलाम्स लॉ। ठीक है। अब जब भी फिजिक्स में या साइंस में कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है एफ बराबर ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट आ जाता है के। इस के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। ये आती है 9 × 10⁹ ये होती है इस के की वैल्यू। अगर अपन यूनिट की बात करें तो के की देखो यूनिट क्या होगी? फोर्स का हो गया न्यूटन, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन में मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, ये है कुलाम और यह भी है कुलाम, तो ये होगा कुलाम। तो कुलाम स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट हमें निकालनी है के की तो क्या हो जाएगी? देखो न्यूटन, न्यूटन में मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर का, और ये कुलाम है तो कुलाम स्क्वायर का नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो के का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है वो एक और कांस्टेंट के साथ दी जाती है। ये कांस्टेंट क्या होता है? के को अपन लिख सकते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जब अपन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो गाउस लॉ जो आएगा, तो वहाँ पे गाउस लॉ से ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि के को 1/4πε0 की तरह क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ में 12। कितनी वैल्यू होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ में 12।
और यूनिट देखो क्या हो जाएगा, जो यूनिट के का है उसका उल्टा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट और के क्या है, एक दूसरे के उल्टे रूप में है। तो जो यूनिट के का है वो उसका उल्टा यूनिट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगा, गुलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये होता है यूनिट इसका एप्सिलॉन नॉट का। समझ में आई बात? एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है, किसी को पता है? परमिटिविटी नाम होता है इसका। क्या नाम होता है एप्सिलॉन नॉट का? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी। एक होता है परमिएबिलिटी, वो तो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, आगे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो वहां पे म्यू नॉट आएगा, उसको बोलेंगे परमिवियलिटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो ये परमिटिविटी कहा जाता है इसको, एप्सिलॉन नॉट को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म में होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसका कुलाम्स लॉ का अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या आ जाता है कि देयर एक्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स देयर एक्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना, whose magnitude is proportional to whose magnitude is proportional to, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रपोर्शनल होता है, whose magnitude is proportional to, whose magnitude is proportional to multiplication of charges, multiplication of चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के तो प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ का। अब इस कूलम्ब्स लॉ में ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स लगता किस तरफ है, एक ये भी बात अपन को ध्यान में रखनी होती है। जैसे इस पे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, तो इस पे इस तरफ लगेगा और इस पे इस तरफ लगेगा। अगर मान लो लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, कूलम्ब्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि कूलम्ब्स फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उनके अलोंग, जो लाइन है उसी के अलोंग इन फोर्सेस की डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कोई Q और Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए, दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो लाइन मिलाने वाली है, इस Q पे तो इधर फोर्स लगेगा, इस Q पे इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों इस बार भी फिर क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
देखो रिपेल कर रहे हैं। अब अगर मान लो एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इस बार दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट भी किधर करेंगे, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग करेंगे। ठीक है, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये है कि चार्ज मान लो कैसे भी हो, ये 1 कूलाम हो, 2 कूलाम हो, ये 4 कूलाम, ये 10 कूलाम हो, दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। क्या मतलब इस बात का, देखो इस चार्ज पर ये चार्ज उधर धक्का लगा रहा है, पर इस चार्ज पर ये चार्ज इधर धक्का लगा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हैं एक दूसरे पे। ये चार्ज इधर लगा रहा है, ये चार्ज इधर लगा रहा है, तो यहाँ पे इस चार्ज पे मान लो अगर एफ फोर्स को इधर डेवलप हुआ है, तो इस चार्ज पे कोई एफ फोर्स इधर होगा। दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड में तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जैसे इसमें भी क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में कोई अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इसमें भी देखो, इस क्यू को तो ये इधर खींच रहा है और इस क्यू को ये इधर खींच रहा है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि बोथ चार्जेस अप्लाई force equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है, क्या कारण होता है, क्योंकि जैसे एक्शन रिएक्शन पेयर अपन ने पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन अगर 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर में ना। अच्छा, एक थ्योरी भी होता है, अगर 11th क्लास आपने ध्यान से पढ़ी हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो तीसरा लॉ होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, इस नेचर में, इस दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है। तो उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज किसी को एफ से खींच रहा है तो दूसरा वाला भी उसको क्या करेगा, एफ से खींचेगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुलाम्स लॉ के मेन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला के Q1 Q2/R²। हमेशा याद रखें, कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से, ज़्यादा टफ नहीं देखते। जैसे क्वेश्चन है कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्ज है कोई 2 कूलाम का, ये चार्ज है कोई 3 कूलाम का, इनके बीच की डिस्टेंस है कोई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। 1 कूलाम 2 कूलाम और 3 कूलाम के दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 2 कूलाम है और 3 कूलाम है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे कि Q1 Q2/R² कर देंगे। बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना होता है, जैसे F बराबर K Q1 Q2/R²। सारी यूनिट एम के सिस्टम में रखनी है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाले में। तो F बराबर कितना आ जाएगा, K का वैल्यू तो हो गया 9 × 10⁹ Q1 हो गया 2 कूलाम, 3 कूलाम और नीचे R देखो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सारा एम के एस में रखोगे तो फाइनल फोर्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, एम के एस में, यानी कि न्यूटन में ही आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ 3 दूनी 6, एक 10, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर 10⁴, तो इंटू 10⁴ ऊपर 4 चला जाएगा, तो 54 × 10⁻13 या फिर 5.4 × 10⁻14 न्यूटन। काफ़ी ज़्यादा फोर्स है। इतना फोर्स 2 कूलाम और 3 कूलाम चार्ज के बीच में
लगेगा। ओके, 2 कूलाम और 3 कूलाम चार्ज के बीच में जब वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो तो इतना फोर्स लगता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर यही ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी बहुत वीक होता। अगर आपको ग्रेविटेशन फोर्स 11th क्लास का थोड़ा बहुत पता हो, वहाँ पे क्या आता है, बराबर जी m1 m2/r² आता है ना। वहाँ पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, यहाँ पे जी आता था, g m1 m2/r²। तो उसके जैसा ही कूलाम फोर्स भी लगभग वैसा ही है। यहाँ पे जी की वैल्यू जो आती थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट -11 आती है ना, तो वहाँ पे -11 पर यहाँ पे 10⁹ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करें तो जनरली एक वीक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें लेते हैं कूलाम्स लॉ का वेक्टर एक्सप्रेशन। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर कोई आपके बोर्ड के एग्जाम में बन पाए देखना। वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर कूलाम्स लॉ, वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ का वेक्टर एक्सप्रेशन देखते हैं। वेक्टर एक्सप्रेशन में जैसे अभी तो अपन ने मैग्नीट्यूड वाइज देखा है, पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो यहाँ पे हमने वेक्टर का कोई सिंबल यूज ही नहीं किया, वेक्टर का कोई सिंबल यूज नहीं किया गया है। तो वेक्टर का सिंबल अगर यूज करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, हम एक्सिस ले लेते हैं। इस एक्सिस में दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 ले लेते हैं, जिनके जो पोजीशन वेक्टर है, इसका तो दे दिया R1 वेक्टर और इसका दे दिया कोई पोजीशन वेक्टर R2। दोनों चार्जेस के Q1 और Q2 के, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। Q1 जो है, Q1 से Q2 को जाने वाली लाइन को मिला दिया। Q1 चार्ज Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा है, मान लो F2 लगा रहा है Q2 1, है ना। कोई F21 क्या है, 2 नंबर चार्ज पार्टिकल पर 1 नंबर चार्ज पार्टिकल की वजह से लगने वाला फोर्स। ठीक है, Q2 जो है वो Q1 पे लगा रहा है, मान लो F1 लगा रहा है ड्यू टू सेकेंड, 1 नंबर चार्ज पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ सेकेंड नंबर चार्ज। F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, ये है F12। ओके, तो अब मुझे, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं जो 1 से 2 की ओर जाने वाला है वेक्टर है, उसको नाम दे दिया मान लो मैंने R21 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या है, 1 से 2 की ओर जाने वाला वेक्टर है। ठीक है, अब देखो R1 वेक्टर, R21 वेक्टर और R2 वेक्टर, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। हम वेक्टर के अंदर 11th क्लास का जो वेक्टर चैप्टर होता है वहां पर एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला जाता है उसको, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर होता है ये वेक्टर के। ट्राइंगल की कोई दो आर्म्स है जो इस तरह से है और इस तरह से सेम सेंस में है, तो उनका वेक्टर सम तीसरी जो अपोजिट सेंस में हो, देखो ये इधर जा रही है इधर जा रही है, पर ये अपोजिट डायरेक्शन से मुड़ के आ रही है ना, तो इन दोनों का सम क्या होता है, इसके बराबर होता है। ये होता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 वेक्टर जो होता है प्लस R21 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब R21 वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर हो जाएगी। इस चीज को हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब मैं F21 वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ। किसका लिखना चाहता हूँ, F21 का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूँ, F21 का वेक्टर फॉर्म।
पहले मैग्नीट्यूड अगर देखें वो तो कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस मान लो वो है R21 के मैग्नीट्यूड का ले लिया स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता हो और उसको अगर डायरेक्शन देनी हो, जैसे 10 मैग्नीट्यूड का कोई क्वांटिटी आपको x डायरेक्शन में पता होता है, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, 10 आई कैप लगाते हो ना। तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर लगा दिया जाए, आई कैप लगा देते हैं, तो वो 10 जो क्वांटिटी है, 10 मैग्नीट्यूड है, वो किस डायरेक्शन में चली जाती है, 10 आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर बन जाता है। अगर वही 10 मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में अगर उसको डायरेक्शन देनी हो तो क्या लगा देते हैं, जे कैप। तो कहने का क्या मतलब है, हमें किसी भी मैग्नीट्यूड को कोई डायरेक्शन देनी है तो उस डायरेक्शन में हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। अभी देखो ये मैग्नीट्यूड आया है, इस मैग्नीट्यूड को अगर ये डायरेक्शन देनी है तो R21 जो डायरेक्शन है वेक्टर है, उस डायरेक्शन का अपन क्या लगा देंगे, इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया, यानी कि R21 कैप लगा देंगे। ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ कोई यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोपी लगा के। तो R21 कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। यही है इसका वेक्टर फॉर्म। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, और जैसे यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो उस चीज़ का अपन यहाँ पे यूज़ करके ये जो वेक्टर फॉर्म आई है इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में R21 कैप को लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड, ये 21 और 21 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर है, ये 1 है तो क्यूब हो जाएगा। तो F21 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R21। आया, आई बात समझ में। अब देखो R21 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ ना। R21 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो इस तरह से F21 वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के Q1 Q2 टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखो R21 का मैग्नीट्यूड है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख करते हैं, आगे पीछे का डंडा लगा देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये किसका आ गया, F21 वेक्टर का आ गया। F21 वेक्टर का वेक्टर फॉर्म आ गया, क्या, के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। इसको बोलते हैं वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, आई बात समझ में। और अगर मुझे पता लगाना है F12 वेक्टर, ऑल्सो जो F12 वेक्टर है वो क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का तो इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F21 वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो F12 वेक्टर का जो वेक्टर एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा, इसके आगे पूरे के आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस में के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस को अंदर भेजोगे तो R1 आगे आ जाएगा, R2 पीछे चला जाएगा, तो वो भी कर सकते हो। ये आ जाएगा के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। तो ये तो F21 का है और ये किसका हो जाएगा, F12 का। इन्हें कहते हैं वेक्टर्स एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जो हमने कूलम्ब लॉ स्टेटमेंट में पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और किस फॉर्मूले से, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूले से। वो तो मैग्नीट्यूड था फोर्स का, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के लिए वेक्टर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक फॉर्मूले होते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के, जिसकी सहायता से हम वेक्टर लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में इसका सवाल
पूछा जा सकता है 2-3 नंबर का, कि या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भाई राइट स्टेटमेंट ऑफ कुलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर आपसे पूछ ले कि कुलाम्स लॉ का वेक्टर एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, है ना, उसका एक डेरिवेशन है, या फिर एक्सप्रेस कीजिए वेक्टर फॉर्म में कुलाम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2-3 नंबर के छोटे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखें जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर? आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स। अभी हमने वेक्टर एक्सप्रेशन देखा, कुलाम्स लॉ भी देखा, फॉर्मूला देखा, उसमें 2 ही चार्जेस की बात हो रही थी, Q1 Q2 की। और कोई तीसरा चार्ज आ जाए, मान लो Q3 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम फोर्स कैसे निकालें, रिजल्टेंट फोर्स किसी पे किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर वेक्टर के कुछ प्रिंसिपल्स का यूज होता है कि अगर 2 वेक्टर ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड हो, थीटा इनके बीच का एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है। हमें कुछ बेसिक जो वेक्टर का प्रिंसिपल है उसे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेक्टर का जो बेसिक है ना, पैरेललोग्राम लॉ इससे बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन। 11th क्लास का है पर बेसिक्स यहाँ पे यूज होता है, इसके बिना हम ये फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस नहीं सीख सकते। तो मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर है कोई ए जिसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कोई बी है। कोई वेक्टर ए और बी है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कोई इन दोनों के बीचों बीच में से कहीं पे जाएगा। मान लो रिजल्टेंट दोनों का इधर जाता है, कोई आर वेक्टर जाता है, और रिजल्टेंट किसी अल्फा एंगल पे जाता है। किस एंगल पे जाता है? अल्फा पे। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो आता है वो आता है एक तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2 वेक्टर ए और बी अगर हैं उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है। और रिजल्टेंट किस एंगल पे आएगा, अगर ये एंगल निकालना है तो tan अल्फा की जो वैल्यू आती है, tan अल्फा इज इक्वल टू आता है बी साइन थीटा, बी इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा बराबर क्या आता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एक वेक्टर का बेसिक है। जब अपन वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स के बेसिक्स 11th क्लास के, उसमें एक छोटा सा ये नॉलेज जो हर जगह कहीं पे भी अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी से डील करना है, फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी होती है ना, एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह की क्वांटिटीज को अगर डील करना है तो यू मस्ट नो दीज 2 फॉर्मूलाज, हाउ टू यूज दीज 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, ये तो उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा, प्लस जो एंगल होगा जिस एंगल पे रिजल्टेंट जाएगा उसके वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब देखो मल्टीपल चार्जेस। अब देखो एक थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल देख लीजिए कि कैसे यूज करना है इसको। जैसे क्वेश्चन के तौर पे मान लो एक कोई 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स भी इस तरफ लग रहा है।
तो 10-10 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं। मान लो एक कोई व्यक्ति है, राम है, श्याम है, कोई भी है, XYZ, उसको कोई इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इधर से भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रिजल्टेंट जो होगा, अपन ये थोड़ा फील तो कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कोई इस तरफ ही होएगा, तो कोई इधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, तो नेट तो ओवरऑल इधर से ही कोई धक्का लगेगा अपन को। तो रिजल्टेंट कितना होगा और किस एंगल पे होगा, किस एंगल पे होगा। अब देखो एंगल किस पे होगा, अगर ये देखना है तो यहाँ से 10 से खींच रहा है, यहाँ से 10 से खींच रहा है, टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो ये कहेगा ना तो मैं इसकी सुनूंगा ना इसकी सुनूंगा, तो क्या ऑप्शन रह गया, बीच में से गुजरने वाला ऑप्शन रह गया। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के बीचों बीच में से जाता है, जाएगा ना। भाई आपको कोई इधर से 10 न्यूटन से खींचे, इधर से कोई 10 न्यूटन से खींचे, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो आप ना तो इसकी सुनोगे ना इसकी, क्योंकि दोनों किससे खींच रहे हैं, 10-10 न्यूटन से। तो आपके पास एक क्या रास्ता बचता है, बीचों बीच वाला। तो आप बीचों बीच में से जाओगे, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा वो अभी इस फॉर्मूले से देखेंगे, पर जाएगा किस एंगल पे, 30 डिग्री पे जाएगा, ये बात श्योर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का देखो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, पता है ना नितिन। तो 1/2 होती है, 1/2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर। तो अंडर क्या आ जाएगा, 3 × 10² आ जाएगा। 10² बाहर आएगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10, और अंदर आ जाएगा √3। तो 10√3 न्यूटन ये आंसर हो गया। यानी कि 10-10 न्यूटन के दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री के एंगल पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10√3 आएगा। इस फॉर्मूले से अपन ने निकाला, तो फॉर्मूला का यूज करना समझ में आया। अच्छा, अब किस एंगल पे, अपन को थोड़ा फील तो आ गया कि 60 का है, दोनों इक्वल है तो 30 पे ही जाने वाला है, पर फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, tan इंटू साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan प्लस कॉस 60 की वैल्यू, अच्छा ये ए प्लस बी साइन बी कॉस थीटा होगा ना, बी प्लस कॉस 60, tan इंटू कॉस 60, यानी कि ये कितना आ गया, tan इंटू कॉस 60 होता है हाँ। अच्छा आपको ये वैल्यूज पता है, 0, 30, 60, 90, पता है ना, ठीक है, वरना वो टेबल ध्यान रखना, साइन 0, साइन कॉस 0, tan 0, साइन 30, कॉस 30, tan 30, ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5√3 ऊपर तो हो गया, नीचे आ जाएगा 15, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3/3। जब भी 3 में रूट का डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या बच गया, रूट बच गया। किसी वैल्यू में उसके रूट का डिवाइड करते हो तो आउटकम क्या आता है, रूट आता है। तो √3 ऊपर है, नीचे 3 है, तो क्या आ जाएगा ये 1/√3। 1/√3 अगर है tan अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया 30, बिल्कुल से। तो अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमने एक कॉमन सेंस का यूज करते हुए भी निकाल लिया था। तो आप देखिए ये दोनों फॉर्मूले जब भी कोई वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो वहां पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज भी ध्यान रखना, 0, 30 डिग्री, 60, 45, 60 और 90, साइन कॉस 10, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ, tan 60 √3, साइन 90 1, cos 90 tan 90 इनफाइनाइट। है ना, ये टेबल भी ध्यान में रखना होता है हमें, क्योंकि ये बेसिक्स है। बहुत सारे बच्चों को पूरी फिजिक्स एकदम खराब लगती है, जिदोरा करा देती है,
उनको अजीब सा लगता है। उसके कारण ये होती है कि कुछ छोटी छोटी बातें हम मिस कर देते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास में हैं। 11th क्लास में आने के बाद में पहली बात तो 10वीं से 11वीं में आए, कुछ हवा ही नहीं लगी। 10वीं का पैटर्न अलग था पढ़ने का, चीज़ों सीखने का। 11वीं में आते ही पूरा साइंस हो गया, साइंस ही साइंस हो गया। तो उस चेंज हुए इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट नहीं होते हो। एडजस्ट नहीं होते हो तो आपके फिजिक्स के कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में स्टार्टिंग में सिखाया जाता है ना। आपको यूनिट डायमेंशन सिखाया जाता है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है फिजिक्स के बेसिक्स में। तो आप एडजस्ट होने ही वाले होते हो। आपको लगता है कि चलो 10वीं के बोर्ड अब ख़त्म हुए ही हैं, अब देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं। आप सोचने विचारने की जो आपका फेज़ होता है 11th के स्टार्टिंग का, उसमें क्या हो जाता है, आपके जो बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं फिजिक्स के, जो फिजिक्स को सीखने के लिए फिजिक्स के बेसिक्स होते हैं, जहाँ पे इनका हर जगह पे फिजिक्स में यूज होता है, वो अपन मिस कर देते हैं। और यही एक बड़ी वजह रहती है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमसे हो नहीं पा रहे होते, फिजिक्स के क्वेश्चंस हमसे हो नहीं पा रहे होते। हमें अजीब सा लगता है, फिजिक्स एक हमारे लिए नाइटमेयर बन जाता है। कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए इंजॉय का केंद्र बन जाता है, उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिजिक्स फिजिक्स करते रहते हैं वो। कुछ को नहीं लगता। तो उसका कारण ये है क्योंकि आपके बेसिक्स जो होते हैं वो 11th क्लास में एक एडजस्टमेंट साइकोलॉजी की मिस हारमोनी की वजह से आप प्रॉब्लम में आ चुके होते हैं। तो अभी आपको ये सिखा दिया गया है, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं अलग अलग, उनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको पैरेललोग्राम के दोनों फॉर्मूले कि दो वेक्टर अगर दे रखे हो, उनके बीच में कोई एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना और किस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अभी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो इन दोनों पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।